जी भाई। ऑलराइट, आपको स्क्रीन दिख रही है ना भाई? वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस पेपर, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एटीपी स्टार्ट करता हूँ बाय गिविंग एन ओवरव्यू अबाउट एटीपी क्या है, और क्या कहते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के उसके बारे में, कौन सी मोस्ट रिपीटेड बातें आती हैं। लेकिन आज मेरा मूड है कि भाई मैं पहले एक बिल्कुल रॉ पेपर हम लोग कर लें एक एटीपी, ताकि थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसा होता है एटीपी, और उसके बाद जो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक जैसे जो जो मैंने सोचा कर रखूंगा मैं क्लास किसी एक लोकेशन पे, पीसीएचएस पे या फिजिक्स पे या क्लिफ्टन पे। मैं लॉन्ग क्लास रखूंगा 4 घंटे की, जिस होपफुली 3 से 4 घंटे की, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक ओवरव्यू भी दूंगा कि इसके बारे में, एटीपीज के कुछ बेसिक जो बहुत ही रिपीटेड बात है। तो अभी फिलहाल हम काम करते हैं, कोई बात नहीं करते आगे पीछे की, सिर्फ पेपर पैटर्न देख के हम सिर्फ एक पेपर कर लेते हैं। उसके बाद फिर बाद में बात करेंगे कौन से मेन टॉपिक्स रिपीटेडली आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, शेयर्स पेपर में अगेन एमसीक्यू की तरह 1 घंटा मिलता है, और जो मार्क्स इसके होते हैं वो 30 मार्क्स होता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो होता है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। आई होप मेरी आवाज आ रही है। कोई अपना माइक ऑन करके भी बता दिया करो, ठीक है, बीच बीच में, ताकि मुझे पता चले कब क्लास डिस्कनेक्ट ना होगी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन होता है ऑन ग्राफ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है। मैं इसको सजेस्ट करता हूँ आप ये क्वेश्चन एंड पे करें। उसका रीजन ये है कि ग्राफ बनाते वक्त क्या हो रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, कोई बीच का पार्ट जो कनेक्टेड पार्ट है वो समझ नहीं आ रहा, तो रुके हुए हैं। उस चक्कर में जो बाकी 3 छोटे क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट, वो भी छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो टाइम को इतना रोकना ही नहीं करना। अगर गाय हो गए आप, 4 मिनट हो गए, अजीब फजूल टाइम का वेस्ट हो रहा है, वो पार्ट को छोड़ दिया करें, ठीक है। क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक पार्ट करेक्ट करना, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर होता है, उसको हम एंड में कोशिश करते हैं करें, बाकी 3 क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं वो पूरा कर लेते हैं। ग्राफ वाला क्वेश्चन हालांकि स्कोरिंग होता है इसके ऊपर, स्पेशली जो ग्राफ होता है 4 मार्क का, वो बगैर टॉपिक की नॉलेज हुए आप 4 में से 4 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या क्वेश्चन, एक दफा पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन सेज अ स्टूडेंट हैज 2 मेजरिंग सिलेंडर्स। ये 2 मेजरिंग सिलेंडर है उसके पास, एक के अंदर पानी है और दूसरे के अंदर एथेनॉल है। राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन जरूर आता है कोई ना कोई। अब वो एम मीटर की रीडिंग पिक्चर बनी हुई होगी, आपको रीडिंग बतानी होगी, या वो कोई न्यूटन मीटर होगा जिसमें फोर्स की रीडिंग आपको बतानी होगी, पिक्चर बनी हुई होगी। कोई ना कोई पिक्चर बनी होगी, आपको रीडिंग बतानी होगी, ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है। तो आप एक दफा ये पिक्चर पढ़ो। अच्छा, ओके। तो ये मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है, ठीक है। अब ये जो कहलाती है ना, ये जो कर्व पार्ट है, उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। ये है लोअर मेनिस्कस। हेलो, सही, दोनों लोअर मेनिस्कस बने हैं। जब लोअर मेनिस्कस बना हो तो हम यही वाली रीडिंग लेते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वाटर
का जो लेवल है ना वो हम वही वाला रीडिंग लेते हैं। तो ये कौन सी रीडिंग है? ये 41, 2, 3, 4 एंड ये है 45। और इसकी यूनिट्स, ऑल्दो यहाँ लिखे हुए यूनिट्स, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में देखा जाता है कि यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे हुए होते तो हमें लिखने होते हैं। अब हम कहाँ से बताएंगे यूनिट्स? ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहीं पे कहीं लिखा हुआ होगा CMQ, लेकिन फिलहाल तो आपसे ये चेक नहीं हो रहा। यहाँ तक बात सही है? सो ये जो वाटर है, वाटर की यूनिट्स कितने हैं, क्या है? वाटर का वॉल्यूम है 45 CMQ। और इसका क्या है, एथेनॉल का क्या है? अगर आप पढ़ें तो इसको 52 मत लिख लीजिएगा, ये अक्सर कॉमन मिस्टेक देखी है। बच्चे इसको बोलते हैं सर ये 50 है, 51 है, ये 48 है। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो कीजिएगा यार। ठीक है जी, चल। तो यार ये तो इसकी रीडिंग है। अच्छा, मैं इसके जरा साथ साथ कोशिश करूंगा कि इसके कोई रिलेटेड पार्ट्स है ना तो वो भी बताता रहूं। अब इसमें और क्या हो सकता था? ये अगर अपर मेनिस्कस बना हुआ होता, लेट्स से इस तरह का कोई अपर मेनिस्कस बना हुआ था, तो हम कौन सी रीडिंग लेते हैं? तो हम ये ऊपर वाली रीडिंग लेते हैं जहाँ पे वाटर लेवल का मेजॉरिटी पार्ट है, वो वाली रीडिंग लेते हैं। तो अपर मेनिस्कस पे अपर की वैल्यू लेंगे, ये इस वक्त लोअर मेनिस्कस बना हुआ है तो इसके लोअर की वैल्यू लेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है ATP में, कि कहता है ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ द पोजीशन ऑफ द आई टू टेक दिस रीडिंग ऑफ वाटर। कह रहा है ये पानी की रीडिंग लेने के लिए आई की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। तो उसका तरीका सुनो क्या है। उसका तरीका ये कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि पैरेलेक्स एरर ना आए, एक एरर होता है पैरेलेक्स एरर, वो आता है अगर आपने आपकी लाइन ऑफ साइट गलत एंगल के ऊपर है, 90 डिग्रीज के ऊपर नहीं चाहिए सर इंस्ट्रूमेंट से। देखो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो है आपकी आई जो है वो ऐसे प्लेस्ड हो कि योर लाइन ऑफ साइट is perpendicular, your line of sight is perpendicular to the instrument at the at this point। ठीक है, ये नहीं कि आप बोले सर ये भी तो लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर है लेकिन ये तो एट द रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग के ऊपर आपको इस तरह की डॉटेड लाइन बनानी है। मैं थोड़ी सी डॉटेड लाइन करेक्ट कर देता हूँ, आपको इस तरह की लाइन बनानी है। ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, योर आई शुड बी पोजिशन लाइक दिस। सही, लेकिन अभी इसने वो ड्रॉ करने को हमें नहीं बोला। ये बहुत एक वाला रिपीटेड क्वेश्चन होता है ATP का। पार्ट बी के ऊपर आ जाए, कह रहा है द स्टूडेंट देन पोर्स द एथेनॉल इनटू वाटर। कह रहा है वो वाटर को एथेनॉल में पोर कर देता है एंड अलाउस लिक्विड टू मिक्स, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब ये नहीं है कोई केमिस्ट्री नहीं चल रही कि वाटर और एथेनॉल मिले तो पता नहीं कोई कंपाउंड जो भी बन गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। इसका मतलब ये है कि वाटर केमिकल रिएक्शन नहीं होने का मतलब है ये केमिकली मिक्स नहीं हो रहा है, फिजिकली मिक्स हुआ है। फिजिकली मिक्स का मतलब है कि इनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग ही होंगे। तो वाटर एंड एथेनॉल विल नॉट मेक अप समथिंग एल्स, लेट्स से नाइट्रोजन नहीं बना लेगा या जो भी होता है, हाइड्रोजन नहीं बन जाएगा। ठीक है, एथेनॉल में क्या होता है? C2H5O, ऐसा कुछ होता है ना, C2H5O होता है ना, OH, तो जो भी। ठीक है, क्या होता है वैसे इथेनॉल में, मुझे याद करा, यही होता था। इथेन से तो जी निकला है सर। तो C2 होगा, C2H5OH, राइट। तो खैर ये ऐसा नहीं है कोई हाइड्रोजन बन जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा। सही, ये फिजिकली मिक्स होने का मतलब है दोनों के मॉलिक्यूल सेपरेटली नजर आ रहे होंगे। सही, ओके। कह रहा है यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर द मिक्स। तो देखो मिक्स होने के बाद द पिक्चर इज लाइक दिस इन फिगर 1.1, ये लिखा हुआ है द फिगर शोज द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। और ये बिफोर मिक्सिंग था, ये आफ्टर मिक्सिंग है। तो अब यहाँ आप अजीब सी बात नोटिस करें जो आपसे करवा भी रहा है, कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग। तो इन दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो यू विल गेट 93 CMQ। 45 प्लस 48 इज 93। और लेकिन कंबाइन करने के बाद जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 89 CMQ। दिस इज नॉट 91 अगेन, इट इज 89। ठीक है, ओके। अब इसका रीजन पूछेगा वो आगे जाके, कहेगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, सजेस्ट। तो याद रखो सजेस्ट का वर्ड जो है ना P2 में भी आ जाए, इसका मतलब होता है आप, क्या बताया था मैंने उसे, थोड़ी बहुत बोंगी मार सकते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा आप साइड साइड लाइंस पे बात कर सकते हैं सिलेबस के, क्योंकि आप खुद से सोच सकते हैं। और ATP तो काफी सारा नॉट ऑल, काफी सारा कॉमन सेंस के ऊपर है।
तो अब आप सोचें क्या हुआ होगा। तो यार ये भी अगेन एक रिपीटेड बात है एटीपीज की। जब आप कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी या किसी चीज में मिक्स करते हैं ना पानी, आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको, वो कहेगा कि एक ग्लास है उससे आप पानी दूसरे में फिल कर रहे हैं, तो बताओ सारा का सारा वॉल्यूम क्यों नहीं आता, थोड़ा कम क्यों हो जाता। तो इसका एक बहुत ही क्योंकि कॉमन आंसर कुछ है कि जी जी बतूल बोले। उसके कुछ उसके कुछ थोड़ा सा पानी या इथेनॉल मेजिंग सिलेंडर में रह गया होगा एक बिफोर यस, वो जो मेकिंग इट। वॉल्स है, हाँ, सिलेंडर की वॉल्स अभी भी गीली होंगी कि नहीं होंगी। सिलेंडर ऐसे तो नहीं होगा पानी उसमें पोर किया, वाटर जिसमें पानी था उस सिलेंडर को उस पानी को सारा पोर किया एथेनॉल में, और जो वो है वॉल्स हैं वो बिल्कुल ड्राई तो नहीं होंगी ना, थोड़ी बहुत गीली होंगी। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द वाटर स्टेट स्टिक्ड, ये मेरी अंग्रेजी है ठीक है, स्टिक हो गए थे। स्टिक का मतलब क्या बोले उसको, जो भी बोले, सम ऑफ द वाटर रिमेन्स स्टिल रिमेन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर व्हिच डिड नॉट गेट ट्रांसफर। या फिर जो मुझे थोड़ा लेस फेवरेट आंसर है, वो एक्सेप्टेबल है, वो ये है कि सम ऑफ द वाटर गॉट स्पिल्ड while the water was being transferred into the ethanol cylinder, all right। लेकिन जो ज्यादा बेहतर आंसर है, वो जो ज्यादा दफा यूज हो सकता है, वो क्या है, सम ऑफ द वाटर, हालांकि आप बोलेंगे सर वो तो कुछ ड्रॉप्स ही होगा, उससे क्या कमी आएगी, लेकिन फिर भी एटीवी में आपको इतना ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सम ऑफ वाटर, दी वाटर वट एवर रिमेन्स ऑन द वॉल्स ऑफ cylinder that did not that could not transfer, that did not get transfer। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं भाई, उसको स्पिल कर डालते वक्त थोड़ा सा कुछ स्पिल हो गया होगा, गिर गया होगा। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा जो एक्सेप्टेबल आंसर है वो क्या है, वो ये है कि यार ये जो पानी होता है ना, ये देखो H2O, ऐसा कुछ जो भी है, ऑक्सीजन का बड़ा सा मॉलिक्यूल, और ये एक और लेट से H2O है। नाउ यू शुड नो केमिस्ट्री बेटर देन मी। ये दो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये आप देख रहे हो बीच में जो गैप है, कुछ बीच में गैप होते हैं पानी के अंदर, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स आ जाते हैं। उन गैप, वो जो गैप्स थे वो फिल हो गए होंगे बाय द एथेनॉल मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए कोई एडिड जगह नहीं हुई, बल्कि वो जो द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गेट गॉट फिल्ड बाय द एथेनॉल मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर वॉल्यूम उतना एड अप नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट करते। ठीक है, दिस इज आल्सो एन एक्सेप्टेबल आंसर। दिस इज फ्रॉम काइनेटिक मॉडल थ्योरी वाला पार्ट। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी। कह रहा है सेकंड स्टूडेंट सेज दैट द रिजल्ट आफ्टर मिक्सिंग मस्ट बी इनकरेक्ट। कह रहा है हो सकता है भाई ये कोई कुछ और मसला हो गया हो, मिक्स करने के बाद रिजल्ट इनकरेक्ट आ रहा है। अब वो कैसे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा इस मसले को। ऑब्वियसली वो उसको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना चाहिए। he state what the first student does to check the data. He repeats the experiment. He should repeat the experiment. Should what? Repeat the experiment and check again. सही है, कह रहे कि भाई हो सकता है जो मिक्स करने के बाद कोई मसला हो गया हो, या पानी गिर गया हो रास्ते में या कुछ, तो वो वापस से चेक कर ले, कोशिश करे वापस से इसको ट्राई कर। हाँ, लेकिन ये नहीं कर सकता कि वो सिलेंडर को जो ड्रॉप्स थे वॉल्स के उसको ड्राई करके उसको भी गिरा, तो उसमें ये नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन दिस इज द वे टू चेक, ही शुड रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू चेक अगेन। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। यार दीज वर सम, अब मैं इसके जरा आगे पीछे सोचूं क्या हो सकता है। तो आई की पोजीशन के बारे में बात हो सकती है। मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस हो तो अपर वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि अगर लेट से मैंने बताया इस तरह का मेनिस्कस है, तो ये वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, 56 अगर अपर मेनिस्कस हो। फ्लैट मेनिस्कस हो तो वही वैल्यू लेंगे। ठीक है, और जो है बस दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 2। A student investigates the time taken for a glass ball to roll down a slope. एक बंदा स्टूडेंट चेक करता है लगती है बॉल को स्लोप आने में, तो ये चेक करना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ओह ये ग्राफ वाला।
तो ग्राफ वाला वैसे एंड में करना चाहिए, लेकिन अभी पढ़ाते वक्त मैं पहले करा देता, ठीक है। वैसे जब आप कर रहे हो तो एंड में करना। ओके, तो कह रहे हैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स। अब देखो क्वेश्चन का आइडिया कि हो क्या रहा है, स्टोरी क्या है, वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझना, स्पेशली एटीपी में, क्योंकि आपको कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस लगाने के लिए तो पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट सवाल का समझ में आया हुआ होना चाहिए। क्या ये बात सही कह रहा हूँ? मेरी आवाज तो क्लियर है ना भाई? ये तो नहीं है कि मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा वाईफाई मेरा आज जो है वो दूसरा वाला कनेक्टेड है, 5G वाला नहीं आ रहा। क्लियर है? ठीक है, मेरा आज जो सिग्नल है ना वो 5G कनेक्शन के नहीं आ रहा है। ऑलराइट, खैर ठीक है, तो फिर अच्छी बात आ रहा। अच्छा, अब जो है मैं ये बता रहा था कि हाँ, तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझा हुआ होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ताकि आप कॉमन सेंस तो लगाएं। ठीक है, चलो। तो कह रहे हैं उस स्टूडेंट ने क्या किया, 2 मीटर रूल यूज किए। प्लेस साइड बाय साइड विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम टू मेक द चैनल अलोंग विच अ बॉल कैन ट्रैवल। तो भाई 2 मीटर रूल यूज किए किस तरह, साइड बाय साइड विद अ स्मॉल गैप, और यहाँ पे बॉल रखी और इस बॉल को रोल किया। ठीक है, ये है 2 मीटर रूल। ये भी 1 मीटर रूल है, ये 1 मीटर रूल है, एक ये मीटर रूल है। थोड़ा सा गैप है इनके बीच, और एक बॉल रख के उसको रोल किया इनके बीच। स्टैक का मतलब है उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो पलंदा, प्रॉब्ली, यानी कि बंच ऑफ, प्रॉब्ली। स्टैक ऑफ आइडेंटिकल शीट्स। याद है मैंने एक दफा क्लास में बताया था कि अगर हम लोग पेपर की थिकनेस नहीं मेजर कर सके तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज कर लो, ये रहा। और नहीं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज तो स्केल ही है, तो बहुत सारे आइडेंटिकल पेजेस होने चाहिए। उनकी कंबाइंड थिकनेस मेजर करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पेजेस कर दो तो भी सही है। तो इसलिए आइडेंटिकल होना जरूरी है। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो फिर हमारी ये सिर्फ असम्पशन होगी कि ये सबकी इक्वल विड्थ है, तो इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ पेजेस करने के लिए assumption होनी चाहिए कि सब equal width के हैं। Okay, anyway, so a stack of identical sheets of paper is placed at one end to create the slope. स्लोप बनाने के लिए थोड़ी ऊंचाई चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने पेपर काफी रख दी। और यहाँ पे ब्लू टैग जो कि क्या कहते हैं, चिपकाने का काम कर रही है उसको जमीन के साथ। सही, जैसे वो होती है ना प्लास्टिसीन, यानी प्लेडो, उस तरह की चीज है ब्लू टैग। ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ स्लोप चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर इन द स्टैक। कह रहा है हमने हाइट को चेंज किया बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ शीट्स, यानी कि अगर मैं कम शीट्स करूंगा तो हाइट कम हो जाएगी। ठीक। अब स्लोप जो है वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है फ्रॉम हेयर टू हेयर? 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर लॉन्ग। पूरा आप देख सकते हो 1 मीटर, ये 1 मीटर रूल है। कह रहे हैं ऑन द फिगर शो द पोजिशन ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड 100 सेंटीमीटर। कह रहे जब बॉल ने 100 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लिया होगा तो बॉल की पोजीशन क्या होगी? राफे वो 5G राउटर में होता है। आई डोंट, वो वाले 5G की बात नहीं कर रहा। ये एक सीक्रेट है आप लोगों को, चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया। हाँ, आसपास काफी सारी डिवाइसेस होती है ना वाईफाई की, तो वो कोई एक ही सिग्नल पे चल रही होती है। अगर आप 5G राउटर लगेंगे तो अगर आपकी जो डिवाइस है, फोन, सारे फोन 5G नहीं चलाते, कुछ चलाता है। ये मेरा टैबलेट चलाता है या आईपैड। तो जो 5G राउटर होता है उससे इंटरफेरेंस नहीं होती आगे पीछे से, तो नेट सही जाए। तो मुझे एक काफी ये प्रॉब्लम था। तो ये 5G वो सर्विस वाला 5G नहीं है, लेकिन रिसीवर 5G तो है सबके, तो वो वाला चक्कर है राउटर का। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि अब बॉल की क्या पोजीशन होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ बॉल बना लूँ, क्या ये सही है पोजीशन बॉल की? लेट से मैं यहाँ बना देता हूँ। Is it the correct position for the ball after it has traveled 100 centimeters? बताएं, माइक पे करके बताएं, बिकॉज आई हैव टू स्विच विंडोज बार बार। बताएं बताएं बताएं, क्या बॉल की पोजीशन ये सही है? ये मैंने क्लास में बताई एक दफा, ये इस तरह की बात कि डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होना चाहिए। रिमेम्बर, ये मैं बता चुका हूँ ना, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो कहाँ से कहाँ होना चाहिए। नहीं पता? चलो अब सुनो, डिस्टेंस होना चाहिए करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के दरमियान। मतलब ये कि अगर यहाँ पे बॉल तो बॉल ने 100 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया हो, तो बॉल ने 100 सेंटीमीटर ट्रैवल किया हो, ये इस वक्त जो है ये बॉल ने 100 से ज्यादा ट्रैवल कर लिया। तो 100 ट्रैवल करने के लिए बॉल की पोजीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए ओवर हियर, लाइक दिस। ठीक है, सेम पोजीशन। ये जो है ये 100 सेंटीमीटर मार्क है इसका। एक सेकंड, जी अब हो गया ना करेक्ट। ये है 100 सेंटीमीटर। तो आप देखो जितनी पोर्शन बॉल का पीछे था, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जितना पोर्शन बॉल का यहाँ पीछे था उतना ही पोर्शन मैंने बॉल का यहाँ पे भी पीछे बनाया। जितना पोर्शन बॉल के यहाँ आगे था इतना ही पोर्शन बॉल, यानी कि ये जो पॉइंट है ये और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कौन कौन से, ये और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, इसका और क्वेश्चन क्या आया था, एक दफा बहुत से सवाल आया था, सोलो के बहुत पुराने टीवी में। एक बच्चा था वो वॉक कर रहा था, शायद आप लोगों ने देखा। एक बच्चा, अब मैं बना देता हूँ, ये वॉक कर रहा, कह रहा है ये इसका एक स्टेप का डिस्टेंस है। तो कह रहा है, उसने बोला था अगले पार्ट में, मार्क एंड लेबल एल फॉर द डिस्टेंस ऑफ वन स्टेप। एक स्टेप के डिस्टेंस को एल लेबल करो। तो अगर आप आगे वाले फुट से बना रहे हो तो आपको आगे वाले फुट तक का बना, और अगर आप पीछे वाले फुट से बना रहे हो तो पीछे वाले फुट तक। ठीक है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस। ऑलराइट, चलो इस चीज का ख्याल रखना। तो ये मैंने पार्ट 1 कर लिया, बॉल की पोजीशन बता दी आफ्टर इट हैज ट्रैवल्ड 100 सेंटीमीटर डाउन द स्लोप। Moving on to part 2, the paper stack is made from 20 identical sheets of paper. ठीक है, or the student uses a micrometer to find the height of the stack. The micrometer reading is shown. Write down the height of the stack. It's very easy. ये paper 2 का भी question है, paper 2 में भी equally है, आ सकता है। और ये क्या रीडिंग है, याद है मैंने बताया था कि मेन स्केल रीडिंग पे कुछ मेंशन ना हो तो वो होता है मिलीमीटर्स, कुछ नहीं भी मेंशन हो तो क्या होता है वो, तो यहाँ पे खैर लिखा हुआ भी है इन्होंने, यूनिट स्पेस में लिखा हुआ है, आंसर स्पेस। अच्छा, और देखो अगेन, देखो मेरी बात करेक्ट हो गई, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए कोई और वैल्यू भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 1 मिलीमीटर है, 0.05 है, 0.025 है। तो मैंने बोला था अगर कुछ नहीं लिखा तो वो भी मेमोराइज हुआ होना चाहिए। तो मुझे बताएं द फर्स्ट मार्क, ये जो पहला मार्क है ये कितने मिलीमीटर्स होगा, ये याद होना चाहिए, बताएं। हाउ मच, हाँ ये कितना है, हर एक लाइन जो है मेन स्केल है, ये थिम्बल स्केल है। मेन स्केल की हर एक लाइन कितने मिलीमीटर्स अवे है, बताएं। 0.5। 0.1 मिलीमीटर्स वो कह रहे हैं हुजैफा। यस, बतूल कह रही है 0.5। और कौन है भाई, ये P2 में हमने पढ़ा था ना भाई, ये 0.5 है। ठीक है, इट्स नॉट 0.1, इट्स 0.5 मिलीमीटर्स। अच्छा, एंड हाउ डू यू फाइंड द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, द लास्ट रीडिंग विजिबल ऑन मेन स्केल इज द मेन स्केल रीडिंग। सो व्हाट इज द लास्ट रीडिंग, ये देखिएगा, ये 0.5, 1, 1.5, 2, द मेन स्केल रीडिंग इज 2 मिलीमीटर्स, या 2.0 बोल लो या 2 बोल लो, क्लियर है। The main scale reading is 2. Alright, Huzaifa, it's not 0.1 millimeters apart. ये याद रखना है। हालांकि ये रीडिंग यूं देना जस्टिफाइड नहीं है ना, आपको रेफरेंस के लिए तो यूं देना चाहिए था ना। ये लेट से ये दिया था आपको, एक जीरो की लाइन दी हुई है, होल्ड एक सेकंड, यहाँ बना लेता हूँ, ये जीरो की लाइन है, उसके बाद आपको कुछ यूं आगे एक 5 होना चाहिए था, ताकि आप उसके हिसाब से 1 2 3 4 आप उसके हिसाब से वो कर सकें, अंदाजा लगा सकें कि हर एक लाइन क्या है। लेकिन मैंने बोला था कि ये आपको याद रखनी होगी, अक्सर वो नहीं दिया हुआ हो, ये नहीं भी दिया हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो ये 2 मिलीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, व्हाट अबाउट थिम्बल स्केल रीडिंग,
इसके लिए मैंने बोला था कि कोई एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर्स इन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन मिलीमीटर्स. और व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन मिलीमीटर्स? 0.1. 0. नो, 0.01. सही है. P2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 है. 0.01, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इन मिलीमीटर्स. अच्छा, अब ये नंबर कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है जो कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होता है? ये थिम्बल्स के लीडिंग के लिए कौन सा नंबर है जो कि लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई होता है, बताएं. 14. जी, ये वो नंबर है जो कि डेटम, देखो ये लाइन को बोलते हैं जिसको अभी मैं निशान लगा रहा हूँ. जी, ये जो लाइन है ना, ये डेटम कहलाती है. तो मेन स्केल की वो रीडिंग जो डेटम के साथ कोइंसाइड कर रही है, दैट्स दिस नंबर. तो वो है 14. ठीक है, देखो ये 14, अगेन इसको 16 मत पढ़ लेना प्लीज. 14. So 14 into 0.01 is how much? 0.14. इसको ऐड कर दें मेन स्केल और थिम्बल स्केल को. So what do we get? We get 2.14. सही है. चलो, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ हर एक पार्ट पे, हालांकि इतना आप लोग करोगे आपको नहीं लग रहा होगा ना, आप तो ये फौरन देख के बता दोगे अगर प्रैक्टिस होगी तो, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेते हैं. इसको एक दफा सही से देख लो, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो माइक्रोमीटर समझ में आ गया. इसकी दो तीन बातें और सुनना है. इसमें से ये स्पिंडल और एनविल होते हैं जिनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं. इसका स्टैंडर्ड तरीका ये है, सुन लीजिए गौर से इसको एक दफा. स्टैंडर्ड तरीका ये है कि शुरू में हम इसको क्लोज करते हैं कंप्लीटली, और हम जीरो एरर चेक करते हैं. जीरो एरर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि मेंस की रीडिंग भी जीरो होनी चाहिए, थिम्बल्स की रीडिंग भी जीरो होनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद हम इसको ओपन करके इसके अंदर बीच में ऑब्जेक्ट फंसाते हैं और ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमीटर पता करते हैं. जब जब ये इसको क्लोज करने वाला होता है, बिल्कुल अप्रोच कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, फिर हम इसको थिम्बल, ये जो थिम्बल स्केल है, इस थिम्बल को नहीं घुमा रहे, थिम्बल को घुमा के हम क्लोज कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही करीब आ जाता है ऑब्जेक्ट, टच होने वाला होता है, तो अब ये जो चीज है इसका नाम क्या है? रैचेट. फिर हम रैचेट यूज करके उसको क्लोज करते हैं टाइट करने के लिए. रैचेट का क्या पर्पस है? रैचेट का पर्पस ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इन दोनों स्पिंडल और एनविल के बीच में एकदम फंस जाता है, तो ये फ्री हो जाता है रैचेट, और कंप्रेस नहीं करता ऑब्जेक्ट को. वरना हमें कंप्रेस डायमीटर मिलेगा, एक्चुअल डायमीटर नहीं मिलेगा. तो ये उसको कंप्रेस नहीं होने देता और फ्री हो जाता है, और एक क्लिक साउंड दे देता है यूजर को कि बस कर जाओ और आगे इसको कंप्रेस नहीं करो. ये है पर्पस रैचेट. फिर ये जो लॉक लगा हुआ है इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि रीडिंग हमारी लॉक हो जाए, और हम ये ना हो कि थोड़ा सा थिम्बल गोल घूम जाए. ठीक है, तो ये इसकी वर्क है. ओके, पार्ट बी. अब देखो ये कुछ रीडिंग्स हैं जो कि हमने इससे लिए हैं टाइम की. स्टॉप वॉच से मेजर किया कितनी देर लगी बॉल को नीचे आने में, और रिपीट किया. रिपीट क्यों करते हैं? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए. रैंडम एरर को मिनिमाइज, जो ह्यूमन एरर है, ये सारे एरर्स रैंडम एरर्स कहलाते हैं. कभी हवा चल गई होगी, इस तरह के एरर्स रैंडम एरर है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके एवरेज लेते हैं. लेकिन इसमें आप नोटिस करो, कोई एक रीडिंग ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया. बिल्कुल, कहते हैं ना स्टूडेंट से बहुत कोई बड़ा ब्लंडर हो गया था, कोई गलती हो गई, इसको फिर हम लेते ही नहीं है. इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इसको कोई वर्ड है, मैं अभी नाम उसका भूल रहा हूँ. और यहाँ पे वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि एकदम ऑफ है, बाकियों से बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो कौन सी वैल्यू? 5.85. 5.85. तो ये बिल्कुल ही कोई ऑफ वैल्यू आई है. इसका मतलब यहाँ पे कोई बच्चे से अजीब सा मसला हो गया हो. ठीक है, तो इसको हम यूज ही नहीं करेंगे हमारी एवरेज कैलकुलेशन में. प्लीज रिमेंबर, एवरेज की कैलकुलेशन में ये यूज नहीं होगी. तो आपको देखना है अगर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो एकदम ऑफ है, और उसका रीजन क्या होगा, उस बच्चे से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई होगी, मतलब उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट बहुत लेट की होगी, या कोई ना कोई मसला होगा. ठीक. ओके, तो कह रहा है explain how the student uses this data to find the average time taken. एवरेज टाइम टेकन के लिए इसको कैसे वो यूज करेगा डेटा को, तो आप क्या लिखोगे? ही क्या करेगा वो? he adds all the
observed values of time except 5.85 seconds and divides the answer by, कैसे लेते हैं भाई, एवरेज 4, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेगा तो उसके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला पार्ट, कैलकुलेट द एवरेज टाइम फॉर द बॉल टू ट्रेवल डाउन द स्लोप, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर को दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना। रिकॉर्ड योर आंसर ऑन द आंसर लाइनर इन टेबल 2.1 ऑन पेज 6। ओके, कह रहे हैं इसको अब यहाँ पे, अच्छा याद रखो इसमें ये तो अभी आपको हेल्प कर दी। क्या हेल्प कर दी? टू सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बता दिया कि वहां पे जाके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो आपको ये खुद से देखना है कि जब भी रीडिंग टेबल के अंदर आपको ऐड करनी हो, कहीं टेबल बना हुआ हो और उसके अंदर एक मिसिंग वैल्यू हो और आपको टेबल में वैल्यू ऐड करनी हो, तो आपकी रीडिंग जो है ना बाकियों की तरह दिखनी चाहिए, अलग नहीं दिखनी चाहिए कि भाई कोई अलग ही चीज आ जाए। तो देखो सब ये जिस तरह दी हुई टू सिग्निफिकेंट फिगर्स या 1 डेसिमल प्लेस, तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा अपनी वैल्यू। ठीक है, खैर अभी तो आपको उसने हेल्प करने के लिए बोल दिया कि टू सिग्निफिकेंट में ही लिखना वहां जाकर। चलो तो मैं जरा एवरेज निकाल लेते हैं, तो जो आपने यहाँ पे उसको नसीहत की है वो आप यहाँ कर भी लें। 8.45 प्लस 8.54 प्लस 8.48 8.47, अच्छा अभी देख लेते हैं, 8.46 होल अपॉन 4, क्या आंसर आएगा? 8.48। ठीक है, और इसको आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे उस देखो? 8.5 8.5, क्योंकि दो में राउंड ऑफ करने के लिए थर्ड फिगर को देखते हैं, थर्ड फिगर 5 से बड़ी है तो पीछे एक ऐड हो जाता है। ठीक है, okay, explain why an answer to two significant figure is more appropriate for average reading in this case। कह रहे बताओ दो सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा बेहतर क्यों है? यार इसका एक तो है बहुत ही घिसा पिटा आंसर, और वो ये है कि यार ये बहुत ही रिपीटेड आंसर है इसका, लेकिन मैं आपको दूसरा आंसर दे रहा हूँ कि दो सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों है, पता है? क्योंकि देखो इंसान का कोई एक ह्यूमन रिएक्शन एरर भी होता है। ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन एरर हमारा होता है जो 1 डेसिमल प्लेस होता है सेकंड का, और वो कितना होता है? अराउंड 0.3 सेकंड लगा लो एवरेज। अब अगर आपका ह्यूमन रिएक्शन एरर स्टॉप वॉच को चलाने का और बंद करने का इतना है, और आप रीडिंग ले रहे हैं 0.35 तक की, तो ये कोई बात समझ नहीं आती आपका यहाँ तक कि आप यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता पाएंगे। जब आपका खुद का ह्यूमन रिएक्शन एरर 0.3 है तो आप उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कैसे ले सकते हो? अगर आप ही यूज हो रहे हो एज एन, आप ही यूज हो रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में टाइम को मेजर करने के लिए, तो आपकी ह्यूमन रिएक्शन एरर से ज्यादा एक्यूरेट आप टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, वो एस्टिमेटेड है। इसका एक तो ये रीजन, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर टाइम to two decimal places of a second very accurately. Why? Because human reaction error is 1 decimal place of a second. ठीक है, ये इसका आंसर है जो मुझे पसंद, ये एक्सेप्टेड है। उसके अलावा एक और रिपीटेड आंसर होता है यहाँ पे कि देयर इज अ लार्ज वेरिएशन ऑफ डेटा, ये हर जगह एक्सेप्ट होता है, तो उसको मेमोराइज कर लो। मैं आपको दो आंसर्स बता रहा हूँ, वन दैट आई लाइक एंड वन दैट इज मंजन। यू नो, मैंने उस दिन बताया था ना, मंजन या टूथपेस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट जो हर जगह चल जाता है अक्सर, कि बताओ क्यों इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर काफी, तो वो पहले मैं वो लिखवा लेता हूँ कि देयर इज लार्ज वेरिएशन ऑफ डेटा, यानी आंसर अलग अलग आ रहे, काफी ज्यादा वेरिएशन आ रही, 45 54, यानी ये नहीं है 54 53 52, ये नहीं है, क्योंकि 45 भी है, 8.54 भी है, और क्या कहते हैं 46 भी है। तो ये देख रहे हैं, तो काफी वेरिएशन है, देयर इज लार्ज वेरिएशन ऑफ डेटा। काफी ज्यादा वेरिएशन है डेटा के अंदर, therefore बस इतना भी लिखने का, देयर इज लार्ज वेरिएशन ऑफ डेटा, वेरिएशन ऑफ टाइम इन डेटा, ये भी सही। और जो मुझे पसंद है वो क्या है? वो है इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू मेजर
time to 2 decimal places of a second due to human reaction time error. ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर इज 0.3 सेकेंड के अराउंड, तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू मेजर टाइम टू मोर देन दैट। ठीक है, बस ये बात याद रखिएगा। चलिए अब आ जाए पार्ट 4 के ऊपर। ओके, use the equation to calculate average speed of the ball on the slope, give your answer। okay, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो हमारे पास क्या क्या है, हमने टाइम निकाल लिया है, बॉल को नीचे आने का कितने सेकंड्स टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, बॉल ने 100 सेंटीमीटर ट्रैवल किया ये। ठीक है, तो हमें अब क्या फाइंड करना है भाई, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो बहुत ही आसान है, 100 अपॉन 8.5, लेकिन इससे यूनिट्स क्या आएंगे, ये सेंटीमीटर्स, ये सेकेंड, तो यूनिट्स होंगे 100 अपॉन 8.5 कर लो क्या होता है, व्हाट इज 100 अपॉन 8.5, 11.76 समथिंग, है ना, सेंटीमीटर्स पर सेकंड। लेकिन अब इसका आंसर कितने किस में देंगे, तो गौर से सुनना ये बात। देखो रॉ डेटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये तो 1 सिग्निफिकेंट में है, 2 सिग्निफिकेंट में, तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट में ही होना चाहिए था इसका मतलब। ठीक है, अगर आपने ये 2 सिग्निफिकेंट में इसको राउंड ऑफ किया है, तो फिर आप उससे ज्यादा में आंसर नहीं दीजिए, आप इसको लिखेंगे 11.764 को 2 में राउंड ऑफ करें, इट्स गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, पार्ट सी में हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर ये वैल्यू हमें फिल इन करनी थी। तो जब 20 शीट्स ऑफ पेपर होंगी तो कितना टाइम लग रहा था, 8.5। ठीक है, और आप देखो कि जिस तरह शीट्स बढ़ रही हैं स्टैक के अंदर, जितनी ज्यादा हाइट से गिरा रहा है उतना कम टाइम लग रहा है बॉल को गिरने में, जितनी ज्यादा हाइट से बॉल को गिरा रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीड से बॉल गिर रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ शीट्स इन द स्टैक, दिस इज द टाइम टू कम डाउन द स्लोप। अब ओके, अब हमें एक ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व बनाना है, तो हम ये सारे पॉइंट्स को इस कर्व के ऊपर बनाएंगे, लेकिन कर्व हमारा प्लॉट वो नहीं हुआ हुआ, लेबल ये हुआ हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉल्स ओरिजिन। फॉल्स ओरिजिन का मतलब है 0,0 इज नॉट एक्चुअली 0,0 नाउ, तो ये एक्स एक्सिस के लिए तो 0 है, लेकिन वाई एक्सिस के लिए 5। देखो ये सबसे स्कोरिंग पार्ट है ग्राफ, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ टेबल दिया हुआ होगा और उसको ड्रॉ करना होगा और 4 मार्क्स ले लेंगे, और इसके अगले पार्ट भी ग्राफ से सॉल्व हो रहे होंगे, तो यू कैन स्कोर मोर देन 4। अब ये देखो, तो लेकिन इसको प्लॉट कैसे करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ऐसे स्केल सेलेक्ट करना है, स्केल मेंशन नहीं करना, सेलेक्ट ऐसा करना है कि आपका जो ग्राफ है इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा ना हो इतना बड़ा शीट ऑफ पेपर दी और आपने इस्तेमाल ही नहीं की, तो एग्जामिनर को बुरा लगे, वो कहेगा भाई ही शुड हैव यूज्ड एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर और मोर देन दैट, so you should choose a scale such that more than half of the graph paper is covered, all right। तो मैं देखता हूँ मुझे एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, वाई पे क्या बनाना है, वो भी खुद बताएगा। एन ऑन दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एंड टाइम ऑन दी वाई एक्सिस लिखा हुआ है, एवरेज टाइम ऑन दी वाई एक्सिस। तो मुझे एक्स को ऐसा करना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 140 तक जाए और मिनिमम वैल्यू 20। तो ये देखो एक्स पे ऐसा करना है कि 140 तक जाए, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ले लूँ 50, इसको ले लूँ 100, ये ले लूँ 150। क्या ये स्केल सेलेक्ट सही किया मैंने, इसको कहेंगे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 25 सेकेंड्स ऑन एक्स एक्सिस। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है, आपको आप अच्छी तरह पता होगा, लेंसेज कर चुके हो आप, 5 बॉक्स। क्या ये स्केल सही सेलेक्ट किया है, नहीं, क्यों सही सेलेक्ट नहीं किया, बिकॉज ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ जाके रुक जाएगा 140। ठीक है, तो आपको ऐसा स्केल सेलेक्ट करना है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ तक तो आए एटलीस्ट, वरना यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना है, ऐसा स्केल सेलेक्ट करना है। तो मुझे 140 यहाँ चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ ट्रायल एंड एरर के थ्रू कर लें। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ये है 20,
40, यानी कि ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30 एंड 40। तो ये पूरा बना ही इस तरह है कि आप जो है ये लें तो ये सबसे बेस्ट, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 सेकेंड्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप स्केल मेंशन करना, बस स्केल ले ले होना चाहिए सही से, ठीक है। तो मैं इसको अब लिख लेता हूँ 20, 30। ठीक है, मूविंग ऑन। वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। वाई एक्सिस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कुछ, आई थिंक 8.5। ये मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5.1। सॉरी, तो कुछ कह रहे हैं? ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू 8.5 है, तो मुझे 8.5 इंश्योर करना है यहाँ कहीं आए, या एटलीस्ट टॉप पर आएगा। अब इस तरह चले, तो अगर मैं इसको ले लूँ 6, इसको ले लूँ 7, ये ले लूँ 8, तो ये हो जाएगी 9। क्या ये सही होगा? क्या 8.5 यहाँ पर आएगा? क्या इतना ग्राफ कवर हो? क्या ये मोर देन हाफ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं। हाँ, या ऑलमोस्ट, ये एटलीस्ट ये एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर, सो इट शुड बी एक्सेप्टेड, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, आई वुड से। थोड़ा सा और हमें बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पॉसिबल है कि नहीं। नहीं होगा पॉसिबल तो हम फिर यही ले लेंगे, क्योंकि ये हाफ ऑफ द ग्राफ पर कवर कर रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। सो एटलीस्ट अ लिटिल मोर देन हाफ हो तो ठीक, ज्यादा बेहतर। तो मैं कोई और चेक करता हूँ। तो भाई अगर मैं लूँ, क्या कहते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये देखें, ये आ गया पर। मैंने क्या किया, 1, 2, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पेन लेके मैंने क्या किया, 1, 2, 1, 2, 3, 4, इसको कर दिया मैंने 6, 1, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 8.5। ये क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो 8.5 है वो काफी ऊपर तक चला गया, ठीक है। दिस दिस स्केल इज द बेस्ट। उसको मैं लिख लेता हूँ 6, 7, 8, ये हो जाएगा 5.5। अब यहाँ पे क्या स्केल सेलेक्टेड है? बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर 20 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.5, ठीक है, या 10 बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.25। तो एक बॉक्स वाई एक्सिस के ऊपर, एक बॉक्स 0.025 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 10 बॉक्सेस 0.25 है, तो एक बॉक्स 0.025 रिप्रेजेंट। और एक्स एक्सिस के ऊपर एक बॉक्सेस लिख दिया मैंने, एक्स एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 2 सेकेंड्स। ये है कुछ स्केल, ठीक है। तो स्केल सेलेक्ट करना है, बड़ा टाइम लगाना है, और ऑकवर्ड स्केल नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर कहते हैं ऑकवर्ड का मतलब है ये नहीं होना चाहिए 3, 6, 9, 12, सही है। ये मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 ये सही है। 1, 2, 3, 4, 5 सही है। 10, 20 सही है। 5, 10, 15 सही है। लेकिन 3, 6, 7 ये नंबर्स नहीं होने चाहिए, सही है। इसको ऑकवर्ड स्केल एग्जामिनर कहते हैं। ऑलराइट, चलो अब आ जाए, आप पॉइंट्स लगाना शुरू कर दें। वो पॉइंट्स क्या है? वो है 20 on the x-axis and 8.5 on the y-axis। तो ये देखें भाई, 20 and 8.5, so 20 and 8.5 इस है, तो क्रॉस लगाना है, ठीक है। छोटा सा क्रॉस लगाइएगा, छोटा सा क्रॉस लगाना है, इसलिए पेंसिल काफी शार्प होनी चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। और डॉट नहीं लगाना, क्रॉस लगाना। डॉट लगाओ तो उसको सर्कल करना जरूरी है, ठीक है भाई। आगे चलो, 20, 8.5 इज डन। काम करता हूँ ना, इसको बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने आसान।
छोड़ो ना, अच्छा जी 40,7.2 40,7.2 ऐसे ही कर लेते हैं यार, किसी लोग हैं 7.2 इज, मतलब 7.2 कैसे आएगा? ओहो, ओहो, तो भाई चार, अगर एक बॉक्स 0.025 है तो चार बॉक्स कितना होंगे? 0.1 है ना? तो ये देखो, एक, नहीं 40 का, एक दो तीन चार, ये हो जाएगा 7.1, एक दो तीन चार, ये हो गया 7.2। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो ये जो पॉइंट है इसको मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ। कौन सा वाला सुन लें, ये 1 7, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा 7.1 की लाइन, 1 2 3 4, ये हो जाएगी 7.2 की लाइन। फिर तो यार ये जरा वाइस एक्सेस थोड़ा सा पढ़ना, ये कोई फिजिक्स का काम नहीं है, ये जनरल कॉमन सेंस का। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाने जा रहा हूँ, ये लगा, सही कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक बॉक्स 0.025 है तो चार बॉक्स से 0.1 होगा, तो मुझे 40,7.2 लगाना था, तो मैं 8 बॉक्सेस ऊपर चला गया 7 के बाद। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 60,6.2 which should be this this is 60,6.2। ठीक है, मैं जरा एक दफा चेक कर लूँ, 1 2 3 6.3 4, नहीं आई थिंक मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर ये 7 है तो वो 8 है, हाँ ठीक है, बल्कि एक दो 7.4 है ना? वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर हर एक बॉक्स कितना शो कर रहा है? 5, सॉरी मैंने ये स्केल गलत गलत लिखा था, हर एक बॉक्स 0.025 नहीं शो कर रहा, अगर आप इसको सही से पढ़े, सॉरी जरा देख लो, वाई यहाँ पे आओ जरा, यहाँ पे देखें, ये 10 बॉक्सेस शो कर रहा है 0.5, ये 5.5 है ना, 10 बॉक्सेस 0.5 है तो वन बॉक्स 0.05 होगा वाई एक्सिस के, सो लिटिल करेक्शन, वन बॉक्स रिप्रेजेंट, मैंने ड्रॉ सही किया है, ग्राफ से ही ड्रॉ ड्रॉ हुआ है, लेकिन मैंने ये गलत लिखा, सो वन बॉक्स इज 0.05, तो ये जो 7.2 वाला बना है ये भी गलत है, इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पे चार बॉक्सेस ऊपर, तो ये दिस इज 7.1, दिस इज 7.2। ओके, नाउ दिस इज करेक्टली मार्क्ड। ओके, इसी तरह 60,6.2 पे चले जाएं, तो 60,6.2 विल बी हियर, ठीक है, एंड देन 80,5.8, 80,5.8, where is 5? Okay, 5.5, 6, 7, 5.8, ठीक है, all right, and then we have 100,5.5, then we have 120 and 5.2, okay, ठीक है, and last 140 and 5.1। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया, कह रहे हैं स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड, अब ये रिलेशनशिप वाली बात भी सुन लें, ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, पहले हम ग्राफ को पूरा कर लें, ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व, तो यहाँ पे हमें बेस्ट फिट कर्व बनाना है, तो बेस्ट फिट कर्व क्या होता है? अगेन अब मैथ्स का भी पार्ट है, आप लोगों ने देखा है स्कैटर डायग्राम में, it does not necessarily passes through all of the points, it passes through the middle of the points, यानी कि वो हमें एक एवरेज वैल्यू बताता है, जिसके ऊपर जितने पॉइंट्स छुटे हुए हो उतने ही उसके नीचे पॉइंट छुटे हुए हो तो बेहतर, ठीक है, ऑलराइट, तो अब इसको हम एक लाइन से कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, चलो
क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे गुड नोट्स है तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अपने कर्व को, ठीक है। लेकिन आप लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है। अभी देखो, अभी जो मैंने बनाया था जो कर्व, उसमें ये एंड वाला पॉइंट 140 वाला जॉइंट हो रहा था, बीच वाला एक हो रहा था, और कितने पॉइंट्स मिस हो रहे थे, और ऊपर वाले एक हो रहा था, एक 3 पॉइंट्स। अब देखो अभी क्या मसला हो रहा है, अगर आप नोटिस करें पिंक वाली लाइन जो मैंने कर्व बनाया है, व्हाई इज इट रॉन्ग, बिकॉज इसके नीचे 3 पॉइंट्स मिसिंग, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? 120 वाला पॉइंट, 80 वाला पॉइंट और 60 वाला पॉइंट, तीनों कर्व के नीचे लाया कर रहे हैं और कर्व के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट लाया कर रहे हैं। तो ये आइडियल बात नहीं है। जितने पॉइंट्स ऊपर छुट्टे हैं उतने नीचे पॉइंट छुट्टे हैं, वो आइडियल है। अब देखो मैं इस कर्व को कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि इसके जितने पॉइंट्स ऊपर मिसिंग हो उतने ही नीचे हो। अभी तीनों ऊपर हो गए। जी भाई, ये देख, ये जो कर्व है, दिस लुक्स अ बेस्ट फिट कर्व, क्योंकि इस लाइन के सारे पॉइंट्स करीब करीब हैं। जरा फंसी पॉइंट तक करना। अब जो ये कर्व बना है, सारे पॉइंट्स इसके बहुत करीब करीब हैं। इसके बिल्कुल किसी भी पॉइंट का फासला ज्यादा दूर का नहीं है जी। और आप नोटिस करें तो 2 पॉइंट्स ऊपर छुटे हुए हैं, 2 पॉइंट्स नीचे छुटे हुए हैं। कौन से 2 पॉइंट्स ऊपर छुटे हुए हैं? ये देखो, एक ये पॉइंट से बनाना था, one this point and one this point which is a little above the line, and this point and this point a little below the line. बाकी तीनों पॉइंट्स टच हो रहे हैं। So now 2 points are above the curve, these two a little above the curve, and 2 points a little below the curve, and 3 points are being connected. This is called a best fit curve. All right. So a best fit curve is one that passes through some of the points. Even if it does not pass through any of the points, it's okay. But it should be the middle of all the scattered points. The scattered points should all be closer to this and equally above and equally below. जितने ऊपर हैं उतने ही पे नीचे हो, या एक का फर्क हो तो भी ठीक है, 3 ऊपर हैं 2 नीचे हैं तो भी ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो 4 पॉइंट्स अबव द कर्व है और 2 पॉइंट बिलो द कर्व है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? आगे चलो। अब देखो ये जो पार्ट 2 है ये भी बहुत रिपीटेड है, इसलिए इसके भी मैं कुछ वेरिएशंस बता रहा हूँ, इसलिए गौर से सुनो। देखो यहाँ पे तो बहुत इसका आसान आंसर है कि एज एक्स एक्सिस के ऊपर, अच्छा अभी हमें 4 मार्क नहीं मिले, जरा मुझे 4 मार्क्स बताने दें कि ग्राफ के ऊपर 4 मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो यार 1 मार्क होता है कि आपने प्लॉट जो है वो किया है, वो कोई स्केल सही सेलेक्ट किया है, यानी मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर कवर्ड है आपका, तो 1 मार्क मिल जाता है। वैसे ही 1 मार्क तो वैसे ही मिलता है कि अगर आपने एक्सिस लेबल की हुई हो। तो देखो मैंने वाई एक्सिस बना के, वाई एक्सिस बनाई और इसको लेबल क्या करा, वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी है, वो एन है, क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे t/s, बस ये लेबल करना कहते हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेबल करेंगे, n/नथिंग, क्योंकि उसके कोई यूनिट्स नहीं, n का कोई यूनिट नहीं जी। एक्स एक्सिस पे आप लिखेंगे n। ये अगर आप लेबल कर दें यू गेट 1 मार्क, इवन इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। तो आप सिर्फ लेबल कर दो एक्सेस को, यू गेट 1 मार्क। एक्सेस को लेबल करना स्लैश उसकी यूनिट, ये कर दिया। और वो भी एग्जामिनर ने खुद कर लिख के दिया हुआ है, हमें करना भी नहीं है बेसिकली। देखो उसने बताया बट टी ऑन दी एक्स एक्स वाई एक्सेस एंड एन ऑन दी एक्स एक्सेस, और टी के यूनिट्स भी उसने खुद बताए में। तो ये तो फ्री का 1 मार्क था। तो 1 मार्क हो गया लेबल करने का। और जो दूसरा मार्क है वो है कि यार अगर आपने सही स्केल सेलेक्ट किया है कि नहीं किया, पूरे ग्राफ मोर देन हाफ कवर्ड है कि नहीं, 2 मार्क हो गए। तीसरा मार्क होता है कि आपने पॉइंट सही प्लॉट किए विद अ क्रॉस, ठीक है। डॉट लगाया है तो यानी कि नजर ही नहीं आ रहा वो डॉट लाइन क्रॉस से सर नजर, क्रॉस लगाना होता है या डॉट? बेटा क्रॉस लगाना है। डॉट लगा रहे हो तो फिर डॉट को सर्कल करना होता है। देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर आप डॉट लगा रहे हो तो डॉट को सर्कल करना, क्योंकि एग्जामिनर की इसके पीछे मेंटालिटी है कि वो लाइन के नीचे छुप जाता है, वरना डॉट पता नहीं चलता, ठीक है। तो डॉट लगाओ तो सर्कल करो, वरना क्रॉस लगाओ।
ये हो गया कितने मार्क्स, 3। और ये ना इतना बड़ा क्रॉस किया हो कि वो मोर देन हाफ ऑफ द बॉक्स, मोर देन हाफ ऑफ द बॉक्स नहीं क्रॉस होगा। मार्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा मार्क होना चाहिए, शार्प पेंसिल से करना है इसको। और मोर देन हाफ ऑफ द बॉक्स, इतना बड़ा मार्क नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी मार्क है वो है बेस्ट फिट कर्व। ये मार्क मैं मानता हूँ लूज हो सकता है कुछ बच्चों का, क्यों? क्योंकि स्मूथ कर्व नहीं बनता ना। स्मूथ कर्व बनाना थोड़ा मेहनत का काम है। तो आप कल का दिन पूरा गुजारेंगे, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं खैर, थोड़ा सा अपना पार्ट कल का गुजारिएगा अपने हाथ को एक स्मूथ कर्व बनाने के लिए, जो कि एक स्ट्रोक में बने तो बेहतर है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं इन लाइन, इस लाइन को यूं सर बनाते कल हैं। आप क्लास रखेंगे? बिल्कुल कल रखूंगा मैं क्लास, कल लॉन्ग कितने क्लास बजे? यार कल शाम में होगी, 5 to 8 पोटेंशियली, ओ 5 to 8:30 और समथिंग। ठीक है, अच्छा ये देखो, तो ये सर इसको बायो का यूं, पेपर है आज वेंसडे को। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एटीपी इसका कब है, फिजिक्स का एटीपी कब है? 11th को रखो। परसों है। कल हाँ तो मैं 12th को है ना थर्सडे। हाँ सॉरी, कल कल मैं जो है ना, कल मैं ऑनलाइन ही रखूंगा। सॉरी, मैं एक दिन पहले वाली बात कर रहा हूँ, एटीपी से एक दिन पहले वाली। कल मैं ऑनलाइन रखूंगा एक दिन, और परसों मैं 4 घंटे की एटीपी की क्लास रखूंगा। जो जो बच्चे एटीपी कर रहे हैं 4 आवर्स, उनको मैं पेपर्स दूंगा, एटीपी प्रिंट आउट्स दूंगा, वहीं प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी एक जगह पे आना पड़ेगा सबको। ठीक है, अब यहाँ सर सुनो। आप ये तो बताएं कि एटीपी की हमें पहले तैयारी कैसे करनी चाहिए? आपको मैं ये बोलूंगा कि आपका आज आप एक एटीपी कर लो फिजिक्स का, अगर कर सकते हो मुझसे। चल अब ओके। सुनो, देखो ये नहीं करना कि ये लाइन बना ली, कुछ लोग यूं करते हैं स्केल से, यूं नहीं करना। ठीक है, तो एक कर्व एक स्ट्रोक में ट्राई करें जितना स्मूथ हो सके। ठीक है, तो जितना आप यूं इसको प्रैक्टिस करोगे कर्व स्मूथ होता जाए। चलो आगे चलते हैं। अब मैं जो पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, देखो वो भी बहुत रिपीटेड है कि ये व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड एवरेज स्पीड। एन में इनवर्सली और एवरेज, सॉरी, इनवर्सली अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं जी। नहीं। अब इस पॉइंट को जरा मैं केटर कर रहा हूँ, इसलिए सब लोग जरा गौर से सुनेंगे। अब ठीक है, अगली बात जरा गौर से सुनेंगे सब लोग। मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर। पहले तो यार ये बात सुन लो यहाँ पे, नहीं, शुरू से सुनो, शुरू से सुने, ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुनेंगे। मैं यहाँ कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ, सही। मैं इसको जरा 3-4 दफा कॉपी कर लूँ, बिकॉज ये बार बार यूज होगा। आई होप इस दफा सही से हो जाए। क्योंकि मैं 3-4 वो बता रहा हूँ ग्राफ्स, उसमें के रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसको अब रट्टा लगा लीजिएगा, एटीपी में ये पूछा जाएगा रिपीटेड। चलो अभी फिलहाल इतने काफी। और लेट से सबके वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है ए, और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है बी। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ ग्राफ्स बना रहा हूँ, मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आर ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस और नो? आर ए एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताइए। किस ए क्या? ग्राफ नंबर 1, नहीं है सर। नो। दे आर नॉट डायरेक्ट। तो यहाँ क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लीनियरली रिलेटेड, लीनियरली रिलेटेड रिलेशनशिप बता रहे हैं आप, सही है। फिर बोलेंगे एज बी इंक्रीजेस ए ऑल्सो इंक्रीज, दिस इज हाउ वी राइट। ठीक है, एज बी इंक्रीजेस ए ऑल्सो इंक्रीजेस। चलो अब बाकियों के सुनो, इसका बताएं क्या रिलेशनशिप। ए एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बोल दें इतना ही काफी है, आगे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एज बी इंक्रीजेस ए ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन ये बोलना काफी था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ 1 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। चले ग्राफ नंबर 3, अगर इस तरह की लाइन हो या इस तरह की लाइन, दोनों सूरतों में एक बात लिख लिया करो, या बल्कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी ये चीज और सुन लो।
ये इन दोनों का क्या रिलेशनशिप बताओ, बताए, क्या बताएंगे आप? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। as b increases, सुनिएगा जरा गौर से, as b increases a also increases। अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आप श्योर नहीं है ना तो आगे नहीं लिखिएगा, इतना भी सही है। अगर आप श्योर है तो लिखिएगा ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग। तो आप लिखेंगे as b increases a also increases at a decreasing rate। ठीक होगी बात? डिक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? as b increases, पहले x वाली एक्सिस की क्वांटिटी की बात करते हैं। as b increases a also increases at an increasing rate, क्योंकि इंक्रीजिंग स्लोप है। लेकिन ये ब्रैकेट वाली बात जरूरी नहीं है, अगर नहीं कंफर्म हो आपको तो छोड़ देना, सिर्फ उतना ही लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसका बोलिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलने की जरूरत नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं लीनियरली रिलेटेड as b increases, सॉरी मैंने ये a है ना, as b increases a decreases, alright। इसका क्या बोलेंगे? as b increases, बताएं भाई क्या बोलेंगे? a increases और decreases, ग्राफ नंबर 6। b बढ़ा रहे हैं, a की क्वांटिटी y एक्सिस पे ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ए डिक्रीजेस। a डिक्रीज, y पे नीचे आ रहे हैं ना। अच्छा, अब कोई जरूरत नहीं है बताने की कौन सा रेट, लेकिन जिसको पता है कि यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वो लिखेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, वरना आप सिर्फ पहली लाइन लिख लें वो काफी है। ग्राफ नंबर 7, आई थिंक दैट, चलो ये कर लो ग्राफ। क्या लिखेंगे? एज बी इंक्रीजेस ए डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये समझ में आ गई कुछ ग्राफ्स की बात है? ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, क्वेश्चन था व्हाट इज द रिलेशनशिप, लेकिन आप यहाँ एक चीज भूल रहे हो, एग्जामिनर जो है ना सीआई हरकत कर चुका है और उसने आपसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रिलेशनशिप नहीं पूछा जो आपको लग रहा है, आपके दिमाग में ये लगा हुआ है। उसने पूछा है एन का, और किसका रिलेशनशिप पूछा है? स्पीड का। क्या यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड है? आप यहाँ, अब जो बच्चा फौरन से पैनिक में होगा ना, जो पैनिक सिचुएशन में होगा एग्जाम की, वो बोलेगा हाँ रिलेशनशिप का पार्ट आया जल्दी से लिख लो, पढ़ेगा ही नहीं सवाल में क्या लिखा है, और बाहर निकल के बोलेगा बहुत अच्छा पेपर। लेकिन क्वेश्चन को पढ़े, आंखें खुली रखनी है, पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसे ही है। तो वो ये लिख देगा एज एन इंक्रीजेस स्पीड डिक्रीजेस, उसको लगेगा वाई एक्सिस पे स्पीड है, वो भाई वाई एक्सिस पे टाइम है। तो आप खुद सोचो, टाइम अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या स्पीड और डिस्टेंस तो वही है बॉल का 100 सेंटीमीटर, अगर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड को क्या हो रहा होगा? स्पीड बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी ना, एक बॉल को नीचे गिरने में कम टाइम लग रहा है तो स्पीड बढ़ रही होगी। तो आपको यहाँ लिखना है as n increases average speed also increases। क्लियर है? दिमाग खुला रखना है, ठीक है। अब कौन से रेट पे ये आपको नहीं बताना, मैंने क्या बोला था, उस पे जाने की जरूरत नहीं होती, यहीं तक लिख, क्योंकि ये हम टाइम का तो बता सकते थे, टाइम इज डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन फिर उसकी वजह से स्पीड पे क्या फर्क पड़ रहा है तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो लीव दैट। अब आ जाते हैं पार्ट डी के ऊपर। अ सेकंड स्टूडेंट कैरीज आउट द सेम एक्सपेरिमेंट बट शी डज नॉट हैव एक्सेस टू अ माइक्रोमीटर। उसके पास माइक्रोमीटर नहीं है, तो वो क्या करे भाई? थिकनेस मेजर करने के बाद माइक्रोमीटर नहीं है, तो ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है।
2 से ठीक है। 3 बार करेगी। नहीं भाई, उसके पास वो भाईजान शीट पेपर है, पेपर। अभी जो पेपर की थिकनेस मेजर हुई थी वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हुई थी, तो मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था और एक दफा फिजिकल क्लास में ही बात वर्नियर हुई थी। कैलिपर। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं। वर्नियर कैलिपर तो खैर अब सिलेबस में उसका नाम नहीं लेना, डिजिटल कैलिपर्स होते हैं। अच्छा, लेट्स से उसके पास है 20 की इंच। दोनों की निकाल के और फिर डिवाइड बाय 20 कर देंगे। बिल्कुल। तो आप क्या लिखेंगे कि शी लाइंस अप all the pages, all the 20 pages. She lines up all the 20 pages. ऐसे होना चाहिए कि such that there is no gap, और obviously vertically करेगी तो कोई गैप नहीं होगा, such that, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, there is no gap between them। ठीक है। Then measures, she measures the height of all 20 combined। सही, मेरी राइटिंग आई होप समझ आ रही होगी क्योंकि मुझे नहीं आ रही। She measures the height of all 20 combined and then what? And then divides the height by 20। 20 को यूं लाइन अप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबकी हाइट मेजर की, डिवाइड बाय 20 किया तो एक की हाइट आती। एक की हाइट का मतलब है एक की थिकनेस आ जाए। ठीक है। हालांकि कितना रिपीटेड क्वेश्चन आया है, एक ही पेपर में, इससे पहले भी यहाँ पे पूछ लिया था। कहाँ पे? नहीं, कहीं पूछा था? नहीं पूछा, आई थिंक, हाँ नहीं पूछा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जल्दी से हो जाएंगे, आप प्लीज, आप थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन जल्दी जल्दी अब इसको मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक मिरर दिया हुआ है जो कि कार्डबोर्ड के अंदर यूज किया है। इस पूरी चीज को पेरिस्कोप बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो, लेकिन खैर ये पता होना जरूरी नहीं है। यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गई फ्लावर से, उसके एरोज यूं होने चाहिए और ये टकरा के यूं आई में एंटर हो रही हो। ठीक है। तो उसने आपसे क्या बोला है? Complete the ray diagram in figure 3.1. This is figure 3.1 to show both the rays as they reflect at mirror 1 and then mirror 2. तो यार ये आप मैन्युअली कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, आप स्केल यूज कीजिएगा। तो एग्जामिनर इसकी बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं चेक करता, वो देखता है थ्रू आई सेम लगनी चाहिए। देखो ये रिफ्लेक्ट होके ये वाली रे इधर आ जाएगी। ठीक है, यूं टकराएगी तो ये इधर आ जाएगी, और यहाँ से टकरा के यहाँ पे जो नीचे वाली रे होगी वो ये होगी। ठीक है। तो अब यहाँ एक बार नोटिस कीजिएगा आप, इसको मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ग्रीन से मैंने बनाई है ये वाली रे, नीचे वाली। ठीक है। अच्छा, और जो है सॉरी, नीचे वाली ग्रीन से नहीं बनाई मैंने, कौन सी वाली ग्रीन से बनाई है? ऊपर वाली थी ना, जो ऊपर वाली है इसको मैंने ग्रीन से बनाया, और जो नीचे वाली रे है ये वाली, इसको मैं पिंक से बना रहा हूँ। इसकी बात को तो ये देखो, शुरू से ही पिंक किया था ना कलर, इसको ओवरराइट कर दिया इसके ऊपर। ये वाली रे को देखो आप, यहाँ एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो रे वहां पे फ्लावर की बॉटम से निकल रही है, वो आई पे जो पहुंच रही है वो आई के टॉप पार्ट पे पहुंच रही है। क्या ये बात नोटिस कर रहे हैं आप? वहां से बॉटम से निकली लेकिन आई के टॉप पे पहुंच रही है, क्योंकि आप यही डायग्राम बन सकती है, और कोई बनाओगे तो एंगल्स इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ग्रीन वाली को भी शुरू से ट्रेस करता हूँ ताकि वो पता चले ग्रीन। करेक्टली प्लेस करना। ठीक है, ओके, एक सेकंड, सर ये क्लास कब ओवर होगी? बस यार थोड़ी देर में, 10 मिनट्स दे देना। जी, आई थिंक अब सही हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जो रे वहां पे टॉप से निकल रही है वो आई के बॉटम पे जा रही है, और जो बॉटम से निकल रही है वो आई के टॉप पे जा रही है। ठीक है, खैर हमने ये पार्ट कर लिया।
कह रहा है ड्रॉ एन एरो ऑन ईच रो। ये तो मैंने ऑलरेडी बना लिया था, रो के बगैर तो मैं रे बनाता ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ख्याल रखा करें, एरो जरूर डालिया करें जो कि ऑब्जेक्ट से निकलता है और आई में एंटर होता है। ठीक है, ओके। अब अगर आप नोटिस करो, ये आई जो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको यूं कन्वर्ट्स करेगा रेटिना के ऊपर, तो इसकी इमेज कैसी बनाएगा? वैसे ही आई हमारी, मैंने क्या बताया था, आई से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनती है। और वो इन्वर्टेड क्यों बनेगी अगर आप नोटिस करें, उसका रीजन ये है कि ये वाली जो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है टॉप से, वो यहाँ पे बॉटम पे आ रही है, और यहाँ की जो बॉटम की इंफॉर्मेशन आ रही है फ्लावर के, वो आई के टॉप पे रिसीव हो रही है। ठीक है, तो कैसी इमेज बनेगी इसकी भाई? इसकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड। तो ये इसने पूछा है, यहाँ पे कह रहा है शो द दिस शोज द ओरिजिनल फ्लावर ऑन द स्केच। बताओ द इमेज ऑफ द फ्लावर एज सीन बाय द स्टूडेंट थ्रू टेरिस्कोप, थ्रू दी पेरिस्कोप। तो यार, क्योंकि मिरर की इमेज का साइज तो सेम होता है, लेकिन जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी अगर आप नोटिस करें, वो बनेगी अपसाइड डाउन। तो अब ये अपसाइड डाउन आप लोगों को इमेज बनानी है, और अपसाइड डाउन कैसे बनाएंगे आप? ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये फ्लावर बना दूंगा तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल करेक्ट बना लेना कोशिश करके, सेम साइज का बनाना, थोड़ी सी बड़ी हो गई, ट्राई एंड मेक द सेम वन। सर ये मैं पहले क्या, पेरिस्कोप में हमेशा हमें इमेज उल्टी बनानी होगी? नहीं, ये आपको इस तरह रे डायग्राम बना के आप चाहो देख सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मुझे कॉपी करना है भाई। कैसा? तो आप लोग भी एग्जाम में चाहें तो ये कर लीजिएगा, सही? ठीक है, सो दिस इज हाउ द डायग्राम विल लुक। चलो, ओके, अब ये कह रहा है यहाँ पे कैसी होगी भाई? अगर वो सेम साइड पे देख रहा है ना, इस वजह से देखो ये ऊपर वाली जो रे है फंसी, ये ऊपर वाली जो है, ये यहाँ बॉटम पे रिसीव हो रही है, और जो बॉटम से सर मैंने तो कुछ लाइट आ रही सवाल ही नहीं है पूछा। टॉप पे, तो यहाँ पे इसलिए ये, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इसलिए ये अपसाइड डाउन बनी है इमेज, सही है। लेकिन अब यहाँ चेक ओके। करो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा था कि यहाँ से ये फ्लावर ऐसा है और इसकी इमेज हम यहाँ देख रहे हैं। अब चेक करते हैं कि जो रे आ रही थी उसको जरा ट्रेस करके देखते हैं कि बॉटम से जो फ्लावर की जो बॉटम से रे आ रही है वो कहाँ रिसीव हो रही है। तो आए जरा देख लेता है इसको। मैं अब क्या करता हूँ, जो बॉटम वाली है उसको ट्रेस करता हूँ। ये इस तरह गई, ये कैसे जाएगी भाई? रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे आएगी, राइट? और तो कोई तरीका नहीं हो सकता, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो। तो आप नोटिस करो, अब कैसी इमेज बनेगी? बॉटम वाली यहाँ बनी है, अभी रुक जाओ, पहले टॉप वाली ट्रेस कर। टॉप वाली को हम बनाते हैं ग्रीन से, लेट्स से, ये अभी टॉप वाली। ओके, ये क्योंकि इस पार्ट पे हिट की है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये अब मुझे बताएं, अब जो टॉप से निकली है रे ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट के टॉप से रे निकली है वो आई के भी टॉप पे रिसीव हो रही है, राइट? और जो बॉटम से निकली है वो आई की भी बॉटम पे रिसीव हो रही है। ओहो, सिर्फ ऊपर वाले रेस करो, ऊपर वाली जो है थोड़ी सी करेक्ट नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्या इमेज अभी भी अपसाइड डाउन होगी या आप अपराइट होगी? अब अपराइट होगी। है ना? तो कह रहा है कि स्टेट हाउ द इमेज ऑफ द फ्लावर सीन बाय द सेकंड स्टूडेंट डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टूडेंट। तो आप क्या लिखेंगे? यू मे ड्रॉ द रेज इफ यू विश। हाँ, तो आप लिखेंगे द इमेज विल बी, द इमेज दिस टाइम इज अपराइट। तो देखो, इसमें कॉमन सेंस लगाना था, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना था कि यार पेरिस्कोप की इमेज अपराइट होती है, अपसाइड डाउन होती है, बल्कि आपको यहाँ पे एग्जामिनर हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? पहले पार्ट में उसने आपसे यहाँ पे क्या बोला भाई? ड्रॉ करके देख लो। तो आपने ड्रॉ किया तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को खुला रखना है, और आप उसको बोलेंगे यार देखो ये टॉप से जो निकल रही है वो यहाँ पे बॉटम पे जा रही है,
जो बॉटम से निकल रही है वो वहाँ टॉप पे जा रही है, तो इमेज उल्टा नजर आएगा, बाकी जो सब चीजें सेम है। अच्छा, और जो वो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर आप बनाएंगे इस डायग्राम को, तो देखो वहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे था, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो जब रे डायग्राम कंप्लीट की तो आपको पता चला टॉप वाली टॉप पे ही मिल रही है, बॉटम से जो रे निकली है बॉटम पे ही मिल रही है, so it's going to be upright. Last question, it will take 5 minutes इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, student is given to close, the student is given two closed boxes, one box contains a fixed resistor, one contains a filament lamp. बंद डब्बे दिए हैं, एक के अंदर फिक्स रेजिस्टर, एक के अंदर लैंप है। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच लैंप, ठीक है। उसको बोला है कि भाई पता लगाओ कि यार कौन कौन से बॉक्स में क्या है, और वो लेट से उसको लेबल नहीं किया हुआ बॉक्स के अंदर, देखना अलाउड नहीं है। द फिगर शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स, सही है। ये सर्किट है जिसको यूज करके उसको वो आइडेंटिफाई करना है। तो एक के अंदर फिक्स रेजिस्टर है, एक के अंदर लैंप है, और हमें वो डब्बे का बाहर से कनेक्शन हो जाएंगे, डब्बे के अंदर क्या है वो हमें दिखेगा नहीं। shows how a box is connected in the circuit so that the current through it potential difference may be measured। कह रहा है ये वो डब्बा है, इसके अंदर अब लैंप भी हो सकता है, इसके अंदर फिक्स रेजिस्टर भी हो सकता है, लेकिन डब्बे के अंदर नजर नहीं आएगा, कनेक्शन हम बाहर बाहर से देंगे, ठीक है। ऑलराइट, कह रहा है the student now uses his circuit to identify the content, describe how he uses the circuit, the number of cells used can be varied। कह रहे बताओ सर्किट कैसे यूज करेगा। क्या ये मैं नहीं, पहला पार्ट आई थिंक मैंने मिस कर दिया, पहला पार्ट मिस कर दिया, तो बी है। पार्ट ए में क्या पूछा था, ऑन फिगर शो हाउ अ बॉक्स इज कनेक्ट। कह रहे बताओ बॉक्स कैसे कनेक्ट किया जाएगा ताकि उसका हम क्या निकाल सके, पीडी निकाल सके, और उसका करंट निकाल सके, बताएं। तो ये मैंने बताया था एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो चेक करना चाहता है एम मीटर कैसे लगा हुआ होना चाहिए सीरीज में, है ना, और वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ होना चाहिए। पैरेलल। वोल्ट मीटर लगा होना चाहिए पैरेलल में, और एम मीटर कैसा होना चाहिए सीरीज में। अब इस बॉक्स का हम कैसे लगाएं कि जो वोल्ट मीटर हो वो तो आ जाए पैरेलल में। The figure shows how the box connects the circuit so that the current through it and the may be measured। Alright, कैसे लगाएंगे यार इस बॉक्स को हम कि वोल्ट मीटर आ जाए पैरेलल में और वो हो सीरीज में जी। तो ये देखो, this is how the box will be connected। You know why? Because यहाँ से ये करंट आया और ये यू करंट का पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ये सीरीज सर्किट। अच्छा, अब आप बोलेंगे नहीं सर ये तो करंट यहाँ पे भी जा सकता है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला जो बात है, तो भाई ये बात याद रखो। सर ये क्या होगा, बोला जी भाई, तो ये बात याद रख लें आप लोग कि करंट जो है ना वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में नहीं जा सकता। क्यों, एक बात है जो कि थोड़ी लेस नोन है, वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनिट होती है, तो वहां पे कोई करंट नहीं आता। और एम मीटर की जो रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, आइडियली एम मीटर वो यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए वो एम मीटर लगाने से सर्किट के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस, तो एम मीटर वो यूज किया जाता है जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, और वोल्ट मीटर वो यूज किया जाता है जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो। इसका मतलब ये कि नो करंट गोज थ्रू द वोल्ट मीटर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट कनेक्शन ऑफ द ब्लैक बॉक्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब बताओ वो कैसे यूज करेगा इस सर्किट को पता लगाने के लिए कि बल्ब है या क्या है, फिक्स रेजिस्टर है। तो यार फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और बल्ब की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती रहती है अगर हम करंट बढ़ाएं तो एक सिंपल सा आइडिया ये है कि सेल बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो एम मीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग को जब डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो फिक्स रेजिस्टर के केस में हमेशा सेम रेशियो आना चाहिए। आर और इसका आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई होता है ना। नो मैटर इफ यू इंक्रीज द करंट एंड वोल्टेज करंट इंक्रीजेस, the ratio should remain same, but if it was a bulb then resistance would increase at higher current। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
ठीक है, तो यार ये इसका आप आई होप आपको क्रक्स समझ में आ चुका है, क्योंकि हमने ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक पढ़ा है। उसमें ये था कि जो फिक्स रेजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है और बल्ब की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है एट हाई करंट। ठीक है, अब सुनो, लेकिन ये सारी बात हमें पार्ट 1 में नहीं बतानी है, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी एक दफा झांक के देख लेंगे ताकि पता चले कितना पार्ट हमें आंसर करना है, क्योंकि तो सिर्फ 1 मार्क का है। तो मैं जरा सारे पार्ट्स पढ़ लेता हूँ। डिस्क्राइब हाउ ही यूजेस द सर्किट, स्टेट द रीडिंग्स दैट ही टेक्स, यानी कि वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग, एक्सप्लेन हाउ ही यूजेस द रीडिंग्स टू डिसाइड व्हिच बॉक्स कंटेन्स। तो बेसिकली जो मैंने आंसर बोला है वो तीनों पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, उसको जल्दी से सुन ले आप लोग, समझ लें। तो देखो यही सारा एक एक पहली पार्ट में नहीं लिख लेना, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे वो सर्किट यूज करते हैं भाई? क्या लिखेंगे हम इसमें? He places the box in the circuit. He places the box in the circuit as shown in figure 4.1 and takes some readings. कौन सी रीडिंग यहाँ बताना, स्टेट द रीडिंग्स दैट ही टेक्स। कौन सी रीडिंग लेगा भाई? रीडिंग्स दैट ही टेक्स, नंबर ऑफ सेल्स, कौन कितने सेल्स लगे में ये, या बेसिक वाली, बल्कि नंबर ऑफ सेल्स भी रीडिंग लेने की जरूरत है। He records the readings of voltmeter and ammeter. The last part, explain how he uses the circuit to decide which box contains the film. तो क्या लिखेंगे? He varies the number of cells and each time calculates resistance using R is equal to B upon R. If resistance remains same, if resistance is same every time, तो वो क्या है भाई? It is a fixed resistor. If resistance changes या फिर resistance increases by keeping more number of cells, it is a filament lamp. Understood this experiment? समझ में आ गया कि नहीं? तो भाई ये था कुछ ATP के बारे में मेन बातें। आपका अगर अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम कल करेंगे कुछ। और कल ही नहीं, कल मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कल भी एक पेपर कराऊंगा, उसके अराउंड सारी बातें। और फिर परसों है हम जो है वो प्रॉपर देखेंगे क्या क्या मेन बातें होती हैं, सब पर ओवरव्यू करेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज अस्सलाम वालेकुम।